हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने दो टॉपिक दो लेक्चर्स दिए हुए किसके बारे में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। तो आज हम उसी के तीसरा लेक्चर पे जा रहे हैं। कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है कि जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो जो भी हमारे बिजनेस से पैसे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में ही मिलता है। ठीक है, फ्यूचर में उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। फिर कब बेनिफिट हम लेते हैं? करंट ईयर में ही उसका बेनिफिट लेते हैं। ठीक है, इट इज़ एन अमाउंट पेड आर पेएबल। ये अब क्या होता है? पेड आर पेएबल। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। हमने किसी एम्प्लॉय को रखा है अपने फर्म में, अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में। तो जब उसने काम किया तो हमने पेमेंट की है। ठीक है, जो उसने काम किया है हमने उसकी पेमेंट की है, कैश में की है उसकी पेमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट पेड। लेकिन जब हम किसी एम्प्लॉय को अपने कंपनी में या अपने बिजनेस में रखते हैं, लेकिन उससे काम तो करवाते हैं, लेकिन पेमेंट अभी हमने उसको नहीं की है, तो उसको बोलते हैं पेबल। ठीक है, अगर पेमेंट की है तो उसको बोलते हैं अमाउंट पेड। अगर पेमेंट अभी तक नहीं किया लेकिन बेनिफिट हमने ले लिया है तो उसको बोलते हैं पेबल। ठीक है, इट्स एन अमाउंट पेड आर पेबल द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूमर्ड ओब्लिक टेकन विद इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। जिसका हमें बेनिफिट करंट अकाउंटिंग ईयर में ही मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि रेंट पेड आर पेबल, या तो हमने कोई बिल्डिंग आप रेंट पे ली थी गोडाउन के लिए, तो जो उसका हमने यूज़ किया है, हमने तो उसका अगर पेमेंट की है तो उसको हम बोलते हैं अमाउंट रेंट पेड। ठीक है, लेकिन अगर हमने अभी तक पेमेंट नहीं की है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेबल। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, एक्सपेंडिचर जो भी हमारे कंपनी से पैसे जाते हैं, हमारे बिजनेस से पैसे जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। इनकरिंग लायबिलिटी, जब हमारे बिजनेस में कोई लायबिलिटी इनकर होती है, आती है। डिसबर्समेंट, उसकी अदायगी हम अब किससे करते हैं? कैश से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से। या तो हम उस लायबिलिटी को डिसबर्समेंट करने के लिए या तो हम उसको कैश पे करते हैं, या तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी अपनी करती हैं। ठीक है, अगर कैश में किया तो ठीक है, लेकिन ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले जब पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में पैसे ज़्यादा नहीं थे, तो उस टाइम क्या होता था? जो भी कुछ गुड्स खरीदता था उसको गुड्स के बदले गुड्स देता था। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। और उसको और भी क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या होता था? गुड्स के बदले में गुड्स मिलते थे, गुड्स के बदले में पैसे नहीं मिलते थे, गुड्स के बदले में गुड्स मिलते थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। लेकिन अकाउंटिंग के भाषा में क्या बोलते हैं? उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉर द पर्पस, किस मकसद से? कि हमें या तो ऑब्टेन एसेट्स, या तो हम एसेट्स खरीद लेंगे, या तो गुड्स और सर्विसेज खरीद लेंगे। ठीक है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है ये। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, जो भी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? और भी क्या बोल सकते हैं? एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब हम और आगे जाएंगे लायबिलिटीज़। जब मैंने पिछले लेक्चर में बोला है कि लायबिलिटी क्या होता है, जब हम किसी आउटसाइडर से कुछ पैसे लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। उसको फर्म में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है, या वो तो ओनर नहीं होता है, लेकिन हम उससे पैसे लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज़। ठीक है, लायबिलिटीज़ को भी हम एसेट्स की तरह ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नॉन करंट लायबिलिटीज़ और दूसरा होता है करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज़ क्या होता है? ये वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो होते हैं जो हमें करंट ईयर में ही उनकी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, लेकिन बल्कि उनकी पेमेंट कब करनी पड़ती है? 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या 5 साल के बाद, या 10 साल के बाद, या 15 साल के बाद। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, जिसकी पेमेंट हमें करंट ईयर में ही नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, दोज लायबिलिटीज़ विच डज नॉट फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड। जो हमें ड्यू, जिसकी पेमेंट हमें, जिसकी भरपाई हमें इसी साल करंट ईयर में ही नहीं करनी पड़ती है। फिर कब उनकी पेमेंट करनी पड़ती है? नॉर्मली ये पीरियड नॉट मोर देन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के अंदर अंदर ही हमें उनकी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। ठीक है,
इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक लोन, जब आप किसी बैंक से लोन लेते हो, मॉर्टगेज पे लोन लेते हैं, किसी चीज़ पे मतलब इंटरेस्ट पे लोन लेते हो, तो आप उसकी पेमेंट इस करंट ईयर में ही नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि आप उसकी पेमेंट कब करते हैं, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद या 5 साल के बाद, ठीक है, मतलब जिसकी अदायगी हमें करंट ईयर में नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिसकी पेमेंट हमें करंट ईयर में ही करनी पड़ती है, मतलब इसका अपोजिट, इसकी पेमेंट हमें करंट ईयर में नहीं करनी पड़ती है, लेकिन करंट लायबिलिटीज़ की पेमेंट हमें करंट ईयर में ही करनी पड़ती है, मतलब अकाउंटिंग ईयर में ही करनी पड़ती है, ठीक है। दोज लायबिलिटीज़ विच आर पेबल विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, वो लायबिलिटीज़, वो कर्जे जो हमें, जिनकी पेमेंट हमें कब करनी है, अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, एट द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन इज शॉर्ट टर्म डिपॉजिट क्रेडिटर्स ऑब्लिक बिल्स पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट जब कोई बिजनेसमैन किसी बैंक से डील करता है, तो वहाँ उसका एक अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मतलब कि एक एग्जांपल लेंगे हम, मतलब कोई बिजनेसमैन बैंक से डील करता है, तो उसकी बैंक अकाउंट में अभी 50,000 रुपये हैं, ठीक है, लेकिन उसने अपने क्रेडिटर को, मतलब अपने कर्जदार को क्या किया, 60,000 की चेक दे दी, ठीक है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, 50,000, ठीक है। लेकिन जब ये उसका क्रेडिटर ये चेक बैंक में लेता है, तो बैंक वाले उसको 60,000 देते हैं, 60,000 देते हैं, कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि उसके अकाउंट में कितने थे, 50,000, जो ये प्लस 10,000 हुआ है, उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। लेकिन ये बैंक इस ऐसे ही पेमेंट नहीं करता है, उससे एग्रीमेंट किया हुआ होता है किसने, बिजनेसमैन के, कि अगर मेरे अकाउंट में कम भी पैसे होते तो आप मेरे क्रेडिटर को पेमेंट कर देना, और उस जो उसने ओवर अमाउंट पेमेंट किया है उसको क्या देता है, फिर इंटरेस्ट के साथ पेमेंट की जाती है। ये भी क्या होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। उसकी पेमेंट भी बिजनेसमैन को कब करनी होती है, अकाउंटिंग पीरियड में ही करनी पड़ती है। इसी को क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स तो आपको पता ही है, जो हमें माल सप्लाई करते हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स, मतलब जिससे हम माल खरीद लेते हैं, तो उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। वो हमें, उनकी पेमेंट भी हमें क्या, करंट ईयर में ही करनी पड़ती है। और बिल पेबल आपको पता ही है कि जो क्रेडिटर्स हमको एक डॉक्यूमेंट देते हैं और हमसे वो साइन और एक्सेप्टेंस लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिल्स पेबल, और वो हमें भी क्या, करंट ईयर में उनकी पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स जो भी बिजनेस ओनर होता है, जब वो कुछ पैसे मतलब बिजनेस से बाहर निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, ड्राइंग्स, ठीक है। मतलब किसी बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको कुछ पैसे ज़रूरत पड़े, तो उसने बिजनेस से वापस निकाल दिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट विड्रॉन आर गुड्स, या तो वो अमाउंट लेगा या तो वो गुड्स लेगा। गुड्स कैसे लेगा, मतलब कोई शॉपकीपर स्टेशनरी में डील करता है, ठीक है, मतलब उसका बच्चा भी पढ़ रहा है, तो इसके बच्चे को एक पेन और कॉपी की ज़रूरत पड़ी, लेकिन उस जो बिजनेसमैन है उसने उसको पैसे नहीं दिए, मतलब बिजनेस में ही कॉपी और पेन दी, उसने क्या सेल किया नहीं, फिर क्या किया, अपने बच्चे को ही किया, पर्सनल यूज़ के लिए किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स टेकन किया, उसको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग भाषा में, ड्राइंग्स, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट रिटर्न आर गुड्स, ये वो पैसे या गुड्स, वो आइटम्स या वो माल होता है जो क्या करता है, बाय द बिजनेस ओनर, जो बिजनेस ओनर विड्रॉन करता है, मतलब बिजनेस से बाहर निकालता है, फॉर हिज आर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल लाइफ के लिए, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो अब हम और आगे जाएंगे, एक्सपेंडिचर। जैसे कि आप सब जानते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो भी हमारे बिजनेस में खर्चे होते हैं तो उनको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जहाँ हमने पेमेंट की है, पेड किए हैं, अभी पेमेंट नहीं किया, ठीक है, लेकिन जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में ही मिलेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, चाहे हमें पे किया है या अभी पे नहीं किया है, तो लेकिन उसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा, बेनिफिट उसका इस साल भी करंट ईयर में मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में भी मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से एक बात
निकल के आई थी एसेट्स, ठीक है। एसेट्स क्या होता है, जो भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए हैं, जो उनसे हमने कुछ माल कुछ प्रॉपर्टी खरीदी हैं, तो उसको हम बोलते हैं एसेट्स, ठीक है। एसेट्स को फिर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था नॉन करंट एसेट्स और दूसरा था करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स कौन एसेट्स होते हैं, जो हमारे बिजनेस में बहुत साल तक चलते हैं, और करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमें करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही ख़त्म होते हैं, ठीक है। मतलब एग्जांपल मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, ब्रांड, ठीक है। और करंट एसेट्स के एग्जांपल अगर हम लेंगे, स्टॉक होता है, ठीक है, डेटोरस होता है, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल होता है, ठीक है। तो फिर हमने नॉन करंट एसेट्स को एक और नाम दिया था फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स को फिर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था टेंजिबल और एक था इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन फिर भी एसेट्स होते हैं, जैसे कि गुडविल होती है, ठीक है। और इसके बाद आता है रेसिट्स। रेसिट्स क्या होता है, अपोजिट ऑफ द एक्सपेंडिचर। जैसे कि हम बिजनेस में एक्सपेंसेस करते हैं, लेकिन उसके बदले में जो हमें वापस मिलता है उसको हम बोलते हैं रेसिट्स, ठीक है। तो रेसिट्स में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रेसिट्स और दूसरा होता है कैपिटल रेसिट्स। जैसे कि आप जब यहाँ देखते हैं कि एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ भी ऐसे ही होता है, एक होता है रेवेन्यू रेसिट्स और दूसरा आता है कैपिटल रेसिट्स, ठीक है। रेवेन्यू रेसिट्स वो रेसिट्स होते हैं, मतलब जब हम कुछ पैसे रिसीव करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिसीट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं, ये वो अमाउंट होता है जो हमने क्या किया है, रिसीव किया है, मगर किन के, जो हमने सेल किया है गुड्स, जिसमें हम डील करते हैं, जिस पैसे हमने लिए हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। जो हम ऑर्डिनरी बिजनेस करते हैं, मतलब जिन गुड्स में हम डील करते हैं, बिजनेस जिन गुड्स में डील करते हैं, उससे अगर उसने कुछ रिसीव किया है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल क्या होता है, मतलब हमने सेल तो की है लेकिन पैसे अभी नहीं रिसीव किए हैं, तो उसको बोलते हैं रिसीवेबल, ठीक है। अगर रिसीव किया है तो उसको बोलते हैं रिसीव्ड, अगर रिसीव नहीं किया है, बाद में रिसीव करेंगे, तो उसको बोलते हैं रिसीवेबल, ठीक है। फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स आर सर्विसेज, चाहे हमने गुड्स सेल किए हैं, चाहे हमने सर्विसेज रेंडर किए हैं, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें हम डील कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, रेवेन्यू रिसीट। उसको हम एक और नाम बोलते हैं रेवेन्यू ऑफ बिजनेस, इसी को हम बोलते हैं क्या, रेवेन्यू ऑफ बिजनेस, मतलब प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ठीक है। और दूसरा क्या है, कैपिटल रेसिट्स। कैपिटल रेसिट्स क्या होते हैं, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सोर्सेज विच आर नॉट इन रेवेन्यू इन नेचर, ठीक है। ये वो रेसिट्स होते हैं जिनको हम रेवेन्यू के नेचर से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हमने कोई 5 साल पहले हमने एक मशीनरी परचेज की थी, ठीक है, लेकिन अब वो 5 साल के बाद काम के लायक नहीं रही है, अब वो बहुत पुरानी हुई है, तो हमने उसको सेल किया है। क्या हमने ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस में इसको सेल किया है, क्या हम मशीनरी में डील करते हैं, नहीं, लेकिन हमने तो सेल की है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि हमने कुछ एसेट्स एक्वायर किए हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर होता है कैपिटल रिसीट्स, जब हम किसी एसेट को बेचते हैं, जब हम किसी अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं, उस मतलब ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस को छोड़ के, मतलब जिस गुड्स में हम डील करते हैं उसको छोड़ के, जो भी हम सेल्स करते हैं उसको बोलते हैं क्या, कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आई थी, रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेंगे, गुड्स हमने सेल किए, मतलब हमने माल बेचा है, कैश में बेचा है, तो 5 लाख का, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीव्ड, ठीक है। लेकिन जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स, ठीक है। और क्या बोलते हैं, रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। लेकिन हमने अभी पैसे नहीं लिए, पैसे हम कब लेंगे, मतलब आने वाले काल में, मतलब फ्यूचर में हम पैसे रिसीव करेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, रिसीवेबल, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीवेबल, मतलब अभी रिसीव नहीं किया है, रिसीव कर लेंगे, उसको हम बोलते हैं रिसीवेबल, ठीक है। तो उसके बाद आता है 15 पॉइंट, जो हमारा बेसिक टर्म होती है, वो होती है प्रॉफिट या इनकम बोलो, ठीक है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसिव, जो हमने सेल किए हैं उसमें जो हमारे जो खर्चे हुए हैं बिजनेस में, उसको लेस करके हमारा क्या निकल के आता है, प्रॉफिट, ठीक है। मतलब एक और भी हम नाम से उसको जानते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू पेमेंट, ठीक है। मतलब रेवेन्यू जो भी हमने करंट ईयर में रिसीव किया है उसको लेस करते हैं क्या, रेवेन्यू पेमेंट, जो भी हमारे एक्सपेंसेस
हुए हैं उसको लेस करके हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट या इनकम, ठीक है। लेकिन उसको हम क्या, जब हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या नहीं कंसिडर करते हैं, कैपिटल, जो भी कैपिटल रिसीट्स हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब उसको हम उस टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या करते हैं, जो भी रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं और रेवेन्यू पेमेंट्स होते हैं उनको कंसिडर करते हैं और प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने सेल किया है कितना, 5 लाख का, लेकिन जो हमारे माल हमने बेचा है ये हमने कितने में परचेज, कितने में खरीदा था, 2,80,000 में, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, मतलब रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू पेमेंट्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ठीक है। तो सेल माइनस परचेज, ठीक है। 5 लाख माइनस 2,80,000 कितना हुआ, 2,20,000, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा जो 16th टर्म है वो क्या है, लॉस क्या होता है, इट इज़ ए नेगेटिव प्रॉफिट, ये माइनस होता है मतलब किसका, प्रॉफिट का, ठीक है। मतलब अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, किससे, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए, मतलब हमारे खर्चे किससे, प्रॉफिट से ज़्यादा हो गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस, ठीक है। तो आज का लेक्चर आज अभी हम एंड कर लेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।